चलो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसकी थीम है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। देखो मैं इसमें बताते जाता हूँ तुम लोग को। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो लोग आपस में कोई भी बातचीत जो है वो डिसाइड कर ले रहे हैं, और ये जो भी डिसाइड कर रहे हैं वो इसको भी निभाना पड़ेगा, इसको भी निभाना पड़ेगा। ये बनता कैसे है कि भाई जो ए है, मान लो कि ये बी के पास गया और उसने बी से बोला कि भैया मुझे ना ये तेरा घर खरीदना है। आ रहा है समझ में। तो बेसिकली अपन ये बोलेंगे कि ए ने ऑफर दिया, ठीक। ये इनिशिएशन होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। फिर बी क्या करेगा, बी बोलेगा कि ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर। ऐसा नहीं है कि एकदम फॉर्मल बोलना पड़ेगा, भाषा कुछ भी यूज़ होती है। हाँ बोल दे कि हाँ ठीक है चलो ऐसे वैसे, मतलब नॉर्मली आप किसी भी तरीके से बात करो, है ना, चाहे बोल के या लिख के। समझ में आ रहा है, मतलब स्पोकन या रिटन कैसा भी हो वो वैलिड होता है। तो एक बार अगर ए ने ऑफर किया और बी ने क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया इसको, तो इनके बीच में अपन लोग क्या बोलते हैं कि क्या बन गया, अपन लोग इसको, मतलब वैसे मैं अभी ओवरऑल बता रहा हूँ तो मतलब समझो कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, तो ए के ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ गई। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, लायबिलिटी, और बी के ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ गई। देखो बहुत सीधा सा फंडा है कि आप लोग जो भी डिसाइड कर लेंगे, जो भी तय कर लेंगे, वो आपको निभाना पड़ेगा। यही कानून है। कानून का बेस क्या है कि भैया जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बनता कैसे है ये वादा, ऑफर एक्सेप्टेंस। एक बंदा ऑफर करता है, एक एक्सेप्टेंस देता है। ऑफर कैसे होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसके दिमाग में आ रहा है कि यार चलो मुझे कैलकुलेटर खरीदना है या कुछ भी करना है। अब जब वो किसी के साथ ये चीज़ तय कर रहा है, ज़रूरी नहीं है गुड्स सर्विसेज परचेज करते हैं हम, समझ में। जैसे तुम क्लास आ रहे हो, तुम पेट्रोल डलवा रहे हो, तुम न्यूज़पेपर खरीद रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तो तुम सोचो हर दिन हम कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बेसिकली करते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे ये क्लासेस का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये तुम्हारा 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो कि तुम न्यूज़पेपर खरीद रहे हो, न्यूज़पेपर भी तुम्हारा रेगुलर वाला है, लेकिन दुकान में जाकर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वो उसी समय होकर के ख़त्म भी हो जा रहा है। इन्हें आमतौर पर ना जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें होता क्या है, एक ऑफ़र होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर परफॉर्मेंस बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस बाय फर्स्ट पार्टी, और फिर होता है परफॉर्मेंस बाय सेकेंड पार्टी। बेसिकली ये वाला पार्ट जो है ये निभाने वाला होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है और इसको कहते हैं निभाना। तो जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है उसी को क्या करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। नहीं निभाए तो फिर आपके ऊपर केस होगा। क्योंकि देखो जब कोई व्यक्ति ऑफर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाई वो हो सकता है कुछ उसने स्टेक पे लगा दिया हो। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें एक टेबल बेच दूँगा। अब टेबल मैंने बना ली, तुम बोल रहे हो नहीं लेनी, तो मैंने कहा अरे यार ये बना लिया, अब ये कौन खरीदेगा। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए क्या किया, कानून बनाया गया कि भैया जो भी वादा किया वो आपको क्या करना पड़ जाएगा, निभाना पड़ जाएगा। अगर नहीं निभाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या ये क्लियर है, समझ में आया ये, है ना। इसलिए निभाना क्या है, कंपलसरी है। निभाना क्या है, कंपलसरी है। क्लियर है ना। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, यही है बेस। हमारा पूरा जो कमर्शियल वर्ल्ड वगैरह चल रहा है ना, वो इसी पर बेस है, ठीक है।
अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज इन अ ट्रांजैक्शन। देखो, जब भी कोई दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो मान लो कि ए जो है वो कह रहा है कि मैं आपको एनुअल मेंटेनेंस की सर्विस दूंगा। किसकी? आपका टीवी, फ्रिज और एसी, ठीक है। और इसके लिए मैं 1,000 रुपये पर मंथ लूँगा। तो 1,000 रुपये पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में इसने क्या बोला कि भैया साल भर में तुम्हारा कभी भी टीवी ख़राब हो, फ्रिज ख़राब हो, एसी ख़राब हो, तो हमको फ़ोन कर देना, हम बना देंगे। अब चाहे 4 बार ख़राब हो कि 6 बार ख़राब हो, हमारी जिम्मेदारी है। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या तय होगा? अब ए ने ऑफ़र किया, क्या मैं देखो ऐसा ऐसा तुमको करना है तो कर सकते हो। तो ए ने द मोमेंट ए ने एक्सेप्ट किया, मतलब ए ने क्या बोला? येस, तो बन गया ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बना, ठीक है ना, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको निभानी पड़ेगी अपनी बात, नहीं तो इसने जो 1,000 रुपये पर मंथ दे रहा है ये वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर ये 1,000 रुपये वापस मांगेगा और उसका इंटरेस्ट भी मांगेगा, अगर मान लो इन्हें नहीं निभाया फिर। पर जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन लोग कुछ और बातें भी तय करेंगे। तो बहुत सारी बातें तय होती हैं कि भाई हम साल में कितनी बार करेंगे। हम तुम 100 बार मंगाने लगे तो बोले कि नहीं यार मैक्सिमम 50 करता है, ठीक है। फिर बोले कि अच्छा पार्ट्स वार्ट्स कुछ भी लगेंगे, तो बोले नहीं पार्ट्स का अलग से लगेगा। तो बोले वो लिखना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट में कि 1,000 रुपये तो हम सिर्फ आने का ले रहे हैं। फिर पता चला तुम हर महीने 2,000 के प्रोडक्ट लगवा रहे हो, तो फिर तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो भी डिसाइड होती हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, कानून में नहीं लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? राइट्स एंड ड्यूटीज़ कौन तय करेगा? ए क्या करेगा वो ए तय करेगा, बी क्या करेगा वो बी तय करेगा, दोनों आपस में एग्री करेंगे। कानून बस ये बोलता है कि भैया देखो कुछ इलीगल मत करना, किसी का कुछ नुकसान मत करना। वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कॉमन सेंस से बचपन से ही सीखी हुई, क्लियर है? तो उनका आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा आज की डेट में जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो एक्चुअली में इसी कारण से है क्योंकि हमारे देश में क्या है, कानून है। किसी भी देश में जिसमें कानून है वो सिविलाइज्ड है, क्लियर है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ बहुत हो सकता है जानवरों जैसा हो, क्लियर है। अब नॉर्मली हर जगह पर है कानून, ठीक है ना। तो ये 1872 में बना था, मतलब बात बहुत पुरानी है, 150 साल हो रहे हैं, ठीक है। 1 सितंबर 1872 को ये पिक्चर में आया था, ठीक है ना। तो प्रियम्बल एकदम शुरुआती इंट्रोडक्शन होता है किसी भी कानून का, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें पूरी बताएगा, ऐसा है इसमें, है ना। कहाँ पर एक्सटेंडेड है ये? पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग JNK, ठीक है। अब 2 पार्ट में है, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, फिर 124 से 238 तक। देखो पता क्या है, पहले ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट करके एक कानून जो अपन अलग से पढ़ेंगे, वो कानून इसी में इंक्लूडेड था। जब बहुत सारा डिफरेंट होने लगा ना, तो हमने कहा यार एक एक्ट में सारा कुछ हो रहा है, तो हमने 2 अलग अलग एक्ट बना दिए, समझ आ रहा है। तो इसमें से उठ करके बहुत सारे प्रोविजन चले गए हैं, इसलिए तुम गैप देखोगे। देखो 76 से लेकर के 123 तक है ही नहीं प्रोविजन। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब अलग अलग बना दिए इन लोगों ने, उससे उठा करके अलग से एक्ट बना दिए, ठीक है ना। क्लियर है? कानून में हर बात कैसे लिखी होती है, सेक्शन नंबर्स में, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स अपन पढ़ेंगे, जैसे किराए से देने वाले, इंश्योरेंस वगैरह के हैं, वो इंडेमनिटी के हैं। गारंटी है, किसी ने लोन लिया तो हमने उसकी गारंटी दे दी। किराए से मैं किसी के गुड्स लेकर के आ रहा हूँ, वो बेलमेंट हो जाता है। मैं गिरवी रख रहा हूँ, उसको प्लेज कहते हैं। किसी को एजेंट बना रहा हूँ, मेरे बिहाफ में कोई और दूसरा काम कर रहा है। तो हर प्रकार के जो प्रोविजंस हैं, हर प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम डेली बेसिस पर हम ही लोग कितने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले बहुत नॉर्मल चलता था, इतनी सारी ना चीज़ें थी ना लोग थे,
क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट कम होते थे। अब आज की डेट में क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया, मतलब एक तरीके से। तो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। देखो इंसान है, बिना इंटरेक्शन के नहीं रह सकता, समझ में रहे। तो इंसान क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो इंटरेक्ट करते हैं। और भाई सारे काम कोई भी एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, तो उसके लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दूसरे के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई हम तुमको पैसे दे देंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, तुम ऐसा कर दो, हम ऐसा कर देंगे, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ? तो कोई भी अपनी बात से मुकरे ना, मुकरना मतलब जानते हो कि भाई अपनी बात से पलटे ना, इसके लिए ये कानून जो है वो बनाया गया है, समझ में आ रहा है, ताकि लोगों के बीच में ट्रस्ट और मतलब जो पीस है वो बढ़े। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो भी वादा करके निभाएगा दूसरे का दिमाग खराब होगा, वो उसका सर फोड़ देगा, और यही होगा। लड़ाइयाँ रोकने का मेन मकसद होता है, देखो कानून का मेन मकसद क्या होता है कि लड़ाइयाँ वगैरह जो हैं वो रोक ली जाए। क्लियर है ना? तो कानून देखो ऐसा बना है, वो कह रहा है कि हाँ कर लो, जो कॉन्ट्रैक्ट करना है कर लो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर पलटना मत, मैं कानून हूँ, मैं पिक्चर में आ जाऊँगा। समझ में आ रही है बात? तो भाई हम क्या कॉन्ट्रैक्ट करें? अरे क्या कॉन्ट्रैक्ट करना वो तुम जानो, तुमको फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, गाड़ी खरीदना, तुमको जो खरीदना खरीदो। बोले अच्छा ये नहीं बताओगे आप? बोले नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट करना है तुम करो। हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं, लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि कोई भी तुम्हारी बात से पलटेगा नहीं। मतलब तुमने किसी के साथ बातचीत तय कर ली और मान लो कि वो अपनी बात से पलट जाए, तो फिर तुम कानून के पास आना, पुलिस वालों के पास जाना और तुम कंप्लेंट फाइल कर देना। तो क्या होगा कि फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ में रहे, या तो तुम्हारा नुकसान की भरपाई होगी और या तो फिर तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। यही कानून का मकसद है। बोलो, है ये क्लियर? है ना? तो कोडिफाई करना मतलब रूल्स लिख देना, कोडिफाई करना मतलब रूल्स लिख देना, है ना? ठीक है। तो दिस ब्रांच ऑफ लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब, मतलब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये नहीं बताता कि क्या तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करोगे। कॉन्ट्रैक्ट तुम अपने हिसाब से करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है कि उसकी बाउंड्रीज क्या होंगी। इलीगल विलीगल आप नहीं कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखा गया है, आ रहा है समझ में? और सबसे ज़्यादा किसको ध्यान में रखा गया है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना? तो देखो क्या करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये बताता है। देखो लोग तो कुछ भी डिसाइड करते हैं, पर जो भी चीज़ें लोग डिसाइड कर रहे हैं वो वैलिड है, सही है, गलत है, वो सारी चीज़ें ये कानून जो है वो बताएगा, है ना? कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडेमनिटी गारंटी, ये सब तो पढ़ेंगे अपन लोग इनमें, है ना? डिफाइंस द सर्कमस्टेंसेज व्हेन प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज आर लीगली बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब बंधना, कि अब आपको कंपल्सरली क्या करना पड़ेगा, निभानी पड़ेंगी कुछ बातें। बाइंडिंग कब होता है? आप एक चीज़ समझो, कानून किसी के ऊपर भी बोझ नहीं डालना चाहता। आप कभी भी धोखे से एकदम बाउंड नहीं हो जाओगे। क्लियर है? कानून ये कहता है कि अगर आप अपने पूरे होशो हवास में, समझ में आ रहे, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बस उससे पलटो नहीं। समझ में आ रहे? मैं कैलकुलेटर बेचने की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि हाँ 300 रुपये में दे दूंगा, फिर पता चला मुझे कोई ज़्यादा बेहतर ग्राहक मिल गया तो मैंने बोला कि हाँ उसको बेच दूंगा। तो ये नहीं करो, समझ में आ रहा? क्योंकि तुमने किसी को भरोसा दिला दिया तो फिर क्या होगा, फिर भाई वो तुम्हारे भरोसे पे उसने कहीं और से नहीं खरीदी है कुछ और फिर अब तुम भी पलट गए तो वो तो बेचारा नुकसान में आ जाएगा। इसलिए कानून ने बोला कि भैया जिसके साथ जो बात तय हो गई है वो निभानी पड़ेगी। अब तुम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, भले ही इसमें तुमको नुकसान हो जाए या कुछ भी। आ रहा है ये समझ में, है ना? ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहे हैं, जैसे इफ़ टू पार्टीज केम टुगेदर फॉर सेल ऑफ गुड्स, one promises to deliver goods and other promises to pay a fixed price, ठीक है ना? राम जो है वो मोहन को, है ना, क्या बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, ठीक है?
ये गाड़ी बेच रहा है कितने में? 1 लाख रुपए में। तो अब मोहन की जिम्मेदारी कि 1 लाख रुपए देगा, राम की जिम्मेदारी है कि वो ये गाड़ी देगा। ये क्लियर है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना? राम की जिम्मेदारी की गाड़ी डिलीवर करे, उसकी जिम्मेदारी की पैसे दे, ठीक है ना? अब हम लोग कानून में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो राम और मोहन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या कोई भी 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या छोटे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या इनमें से अगर कोई पागल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अगर मान लो कि कोई जेल में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आ रहा है समझ में? तो हमको ये तय करना पड़ेगा, क्लियर है? ठीक है ना? गाड़ी उसने देखी नहीं तो फिर अगर मान लो उसने बस बोला गाड़ी, उसको लगा कार है, इसको लगा कि नहीं मैं तो अपना ऑटो बेच रहा हूँ, समझ रहे? कन्फ्यूजन हो गया, तो प्राइस को लेकर कन्फ्यूजन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को कानून ने प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है एसेंशियल्स में, ठीक है ना? कि भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट बनते समय मेन क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना? तो जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने की सबसे पहली सीढ़ी होती है ऑफ़र, कि किसी एक व्यक्ति जो है उसके मन में आया कि यार क्यों ना मैं अपना फ्रिज बेच दूँ। तो ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया, उसने बोला कि भाई मैं अपना फ्रिज बेच रहा हूँ, 5,000 में खरीदेगा क्या? तो यहाँ से क्या शुरू हुआ बेटा? एक कॉन्ट्रैक्ट बनने की शुरुआत हुई। अभी बन नहीं गया, क्यों? क्योंकि ऑफ़र कर रहा है तो सामने वाले की मर्जी कि वो एक्सेप्ट करे या मना कर दे, क्लियर है ना? तो वो मना कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो अगर मान लो कि इसने क्या कर लिया कि ओके यस आई विल परचेज योर फ्रिज फॉर 5,000, तो इसको बोलेंगे बेटा क्या? एक्सेप्टेंस। तो सेकंड सीडी जो है वो ये है एक्सेप्टेंस। और जैसे ही ये हुआ ना बेटा, यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट, है ना? अब इसको कैंसिल इन जनरल तो नहीं कर सकते, ठीक है? कैंसिल के लिए यूज होता है नॉर्मली वर्ड रिवोकेशन। तो रिवोकेशन जो है उसका मीनिंग क्या कहलाया बेटा? कैंसिलेशन। है ना? फ्री मतलब कि फ्रीडम, कंसेंट मतलब कि एक्सेप्टेंस, यानी दोनों लोग क्या हैं? अग्री हैं सेम चीज़ पे, सेम बात पे। आ रहा है समझ में? ठीक है? तो अभी अपन लोग ये देखेंगे कि भाई ऑफ़र कैसे कैंसिल हो सकता है, क्या एक्सेप्टेंस कैंसिल हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नॉर्मली दोनों पार्टीज़ तो कैंसिल नहीं कर सकती, उनके ऊपर तो ऑब्लिगेशन है। पर अब मैं कार खरीद रहा हूँ, बाकी कार डिलीवर करने से पहले खाई में गिर गई तो, आ रहा है समझ में? ठीक है? एसी मैंने तुमको बेचा, तुमको डिलीवर करने से पहले ख़राब हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? कोई टेबल में तुमको बेच रहा हूँ, टूट गई तो पॉइंट ये है कि भाई अलग अलग बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, किस सिचुएशन में क्या होगा ये तय होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट धोखे, मजबूरी में, इन्फ्लुएंस से नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? मैं अगर तुमको एक कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब तुमको जेन्युइनली ज़रूरत है और तुमने क्या बोला? हाँ। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो तुम्हारे पास जिम्मेदारी है कि तुम खरीदो, पैसे दो, और मेरे के ऊपर क्या जिम्मेदारी कि मैं कैलकुलेटर दूँ। मेरे को कोई बेटर ग्राहक मिल गया तो फिर मैं ये वाला कैलकुलेटर, फिर ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बोलूँ नहीं तुमको नहीं बेच रहा, हम किसी और को बेच दें, क्योंकि जो हो गया वादा तो वो तो निभाना ही पड़ेगा आपको। अरे ऐसा नहीं। पर अब मान लो कि मुझे लग रहा है कि अरे यार ये कैलकुलेटर है यार, ये मुझे बेचना है, तो मैं ज़बरदस्ती बेच दूंगा किसी को भी। समझ में आ रही है बात? ठीक है? गुंडे टाइप का हूँ मैं, ठीक है? मैंने गन रखी हुई है, तो मैंने कहा अरे ये कैलकुलेटर बेचना है। अब मैं फंसना भी नहीं चाहता, मैं किसी को लूट नहीं रहा कि मैं किसी से 500 रुपये छीन लूँ,
मैंने कहा यार कि पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए, मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट बेचता हूँ, बस मैं महंगा बेच देता हूँ। तो मैं तुम्हारे पास आया, मैंने बोला कि 500 रुपये का खरीदोगे? तुमने बोला नहीं। मैंने कहा फिर 500 रुपये का खरीदोगे? फिर मैंने ऐसे गन अड़ा दी, खरीदोगे अब 500 रुपये का? तुमने बोला हाँ ठीक है। क्यों? कि 500 रुपये तो फिर आ जाएंगे, जान थोड़ी आएगी वापस। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला बेसिकली कि भाई जान से मार देंगे। अब तुमने जब एक्सेप्टेंस दी, मैंने बोला देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं 500 रुपये में तुम्हें ये बेच रहा हूँ, क्लियर है? तब तुम कंप्लेन करोगे किसी को तो क्या करोगे? मैंने लूटा थोड़ी, समझ में? तुम छुड़ा लिए क्या 500 रुपये में? कैलकुलेटर बेचा तुमको, क्लियर है ना? अब तो भाई अगर मान लो कानून इसके बारे में ना बोले तो फिर तो ऐसे सब लोग फिर यही करेंगे, समझ में आ रहा है? इसलिए हमने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इस तरीके से ज़बरदस्ती एंटर किया गया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कैंसिलेबल, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा बेटा? कैंसिलेबल। कैंसिलेबल होने का क्या मतलब कहलाया? कि वो कैंसिल किया जा सकता है, समझ में आ रहा है? तो इसमें बोलते हैं कि भाई आपकी फ्री कंसेंट नहीं है, आपने मजबूरी में हाँ किया, इस कारण से कानून ने आपको ये ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो कैंसिल कर लो, ठीक है? समझ में आ रहा है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। तो वॉइडेबल लिख लो, कैंसिलेबल। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा? कैंसिलेबल हो गए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे जान से मारने की धमकी दी, यही वाले कैंसिलेबल होंगे। मान लो कि मैं मेंटली इन्फ्लुएंस करूँ, मान लो कि मैं जानता हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो है ना कि भाई मैं अगर मान लो कि ठीक है, जैसे तुम स्टूडेंट हो, है ना, और तुमको लग रहा है कि अरे यार भैया पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अब मैं तुमको ज़बरदस्ती अपनी बॉटल भेज दूँ कि अरे यार बॉटल भेज दो। अब मैं गन नहीं अड़ा रहा, लेकिन तुमको पता है कि अरे यार भैया से पढ़ना है ना, हमको ज़रूरत है ये वो, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ना है तो ये बॉटल खरीदनी पड़ेगी। अब नहीं तो देख लो, सोच लो, समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है? मेंटली प्रेशर बना रहा है। पॉइंट ये है कि भाई तुमने मर्जी से तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? कैंसिल। क्योंकि इसमें भी क्या दिक्कत हो रही है? फ्री कंसेंट है, क्लियर है ना? ऐसे ही फ्रॉड भी हो सकता है कि मैंने झूठ बोल दिया कि यार ये तो ना ये उसकी है, क्या नाम है, टपरवेयर की है, जबकि है नहीं, झूठ बोल दिया मैंने, समझ में आ रहा है? तो ये फ्रॉड हो गया, ठीक है? या मिसरिप्रेजेंटेशन, मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो कि मुझे ही लग रहा था कि सही है, मुझे ही लग रहा था कि टपरवेयर की, मैंने बोल दिया कि थी नहीं, तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिलेबल होगा। पॉइंट ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी शुरू का जितना डिस्कशन है वो बेसिक डिस्कशन है आपका, जिस पर डिटेल में आगे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, ये हर पॉइंट बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको आगे में है ऑलरेडी, क्लियर है? ठीक है ना? तो जिसके सारे केसेस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना? तो कैंसिलेबल मतलब, वॉइडेबल मतलब कि कैंसिलेबल, ठीक है? अच्छा, एक और लिख लो, वॉइड। अगर कोई चीज़ वॉइड हो गई है तो वो इनवैलिड हो गई है, ठीक है ना? अब हम बात कर रहे हैं इन्फोर्सिबिलिटी की, ठीक है ना? देखो, अगर कोई भी दो कॉन्ट्रैक्ट, दो बंदे हैं, है ना, राहुल रोहित, तो क्या होगा? राहुल जो है वो रोहित को क्या कर रहा है? एक बैट बेच रहा है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये बैट जो है वो किसको बेच रहा है? रोहित को, ठीक है? अब जैसे ही इसने बोला कि भैया ये 2500 का है, रोहित बोला ठीक है खरीद रहा हूँ, अभी दिया नहीं इसने बैट, उसने भी पैसे नहीं दिए, ठीक है? लेकिन बातचीत हो गई, इसने ऑफ़र किया, रोहित ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि
मान लो अब राहुल बोले कि नहीं यार मैं नहीं बेच रहा तेरे को बैट, मेरे को कोई और मिल गया जिसको मैं 3,000 में बेच दूंगा, तो मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ। तो क्या राहुल ऐसा कर सकता है? नहीं। तो राहुल ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल मतलब कि रोहित इसको क्या कर सकता है? एनफोर्स। एनफोर्स कर सकता है का क्या मतलब है? कि अगर तुमने नहीं निभाया तो मैं पुलिस के पास चल जाऊँगा। बेसिकली फोर्स कर रहा हूँ कि भाई निभाओ यार, तुमने बात की थी ना, अब निभाओ। तो इसको क्या बोलते हैं? एनफोर्सेबिलिटी। दोनों लोग एनफोर्स कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोगों के एंड से क्या है? एनफोर्सेबल। राहुल के एंड से भी और रोहित के एंड से भी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा बच्चों देखो एक चीज़ समझना, वॉइड ना दो प्रकार के वॉइड होते हैं। एक होता है वॉइड अग्रीमेंट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा वॉइड अग्रीमेंट मतलब कि शुरू से ही इनवैलिड, यानी एक तरीके से ये बोल लो कि ये जो है ना कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट ये बना तब वैलिड था बाद में इनवैलिड हो गया। वॉइड होता है ना जब, तो बेसिकली क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो गई मतलब अब आप सामने वाले को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि निभाओ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही एनफोर्सेबल होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो एनफोर्सेबल नहीं होता। मतलब मैं अगर तुमको ये बेच रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, हेलो, हाँ भैया 12:30 तक आ जाना, 12:30, ठीक है। क्या क्या लाना है? और डिटेल ले आना, फॉर्म 16 और वो जो भी होगा सारा, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, तो एनफोर्सेबिलिटी क्या हो जाती है? ख़त्म, मतलब कि वॉइड। मतलब वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट तो ही वो क्या होता है बेटा? एनफोर्सेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही क्या होगा? एनफोर्सेबल। वैलिड नहीं है तो, वैलिड नहीं है तो एनफोर्सेबल भी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है ना। तो अब देखो, तो एनफोर्सेबिलिटी कब कब नहीं होती है ना। देखो एक चीज समझो, मान लो कि दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, राज और राजमाता। तो राजमाता मम्मी है किसकी? राज की। मम्मी ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आओ, तुमको 1 घंटे टीवी देखने देंगे। मम्मी ने ऑफर दिया, सब्जी लेके आओ 1 घंटे टीवी देखते देंगे, ठीक है ना। राज ने कहा ओके, ठीक है। मम्मी ने ऑफर दिया, राज ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर राज सब्जी लेकर के आया, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि चुपचाप पढ़ने बैठ जा, हाथ मत लगा देना रिमोट को, नहीं तो फिर मैं हाथ लगाऊंगी तेरे को। अरे समझ क्लियर है। तो अब क्या हुआ ये? मम्मी ने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो राज बोलेगा कि भैया मम्मी ये कैसे कर रही हो, अब तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। मम्मी का 2 जाफड़ा और लगाएंगे। अरे समझ, देखो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था, इसमें एनफोर्सेबिलिटी कहाँ थी? समझना,
आप कोई भी चीज़ तय करोगे और उसके बाद फिर अगर मान लो कि उसको नहीं निभाओगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, ये क्लियर है। पर जब आप एंटर कर रहे थे उस कॉन्ट्रैक्ट में तब आपकी इंटेंशन क्या थी? वो तो वैसी होनी चाहिए ना कि नहीं निभाया तो मतलब हम कोर्ट में जाएंगे और ये भाई तुम किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई सर्विस खरीद रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये इंटेंशन रहता है कि हाँ भाई अपन अपना पार्ट पूरा करेंगे, तुम अपना पार्ट पूरा करोगे। पर जब अपन पर्सनल लेवल में, डोमेस्टिक लेवल में कुछ करते हैं तब ऐसी इंटेंशन कभी भी नहीं होती कि हम इसको क्या कहाँ लेकर के जाएंगे, कोर्ट। इसको बोलते हैं कि लीगल इंटेंशन नहीं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल वाला कब बनता है? जब आपकी इंटेंशन क्या होती है, टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर मान लो कि यहाँ ये कोई लीगल रिलेशन का थोड़ी ना है, समझ में आ रहा है कि ऐसी बात कर रहे हैं भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं, कुछ भी तय कर लेने पर तोड़ दे रहे हैं, तो बस बच्चों का खेल चल रहा है। यहाँ अब देखो घर घर में लड़ाई नहीं करवाना चाहता कानून, कानून चाहता है कि पीस रहे। तो जो अनजान लोग होते हैं वो तोड़ देते हैं ना, तो उनको एनफोर्स करना, एकदम घर घर में सब कुछ एनफोर्स करने का कोई भी मोटिव कानून का नहीं। इसलिए कानून ने क्लियरली बोला कि भैया देखो डोमेस्टिक लेवल पर अगर कुछ हुआ है तो कोर्ट उसमें कोई हाथ नहीं डालेगा। समझ में आ रहा है? देखो क्या माँ बेटा कभी भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते? कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि ये बड़ा हो गया और वो अपनी ज़मीन बेच रही है राजमाता राज को, समझ में आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर बड़े हो गए तब, समझ में आ रहा है कि अलग अलग रहते, लड़ाई हो चुकी है एकदम फॉर्मल वाली, और फिर वो ज़मीन बेचने के खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करे, दैट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ फिर इंटेंशन भी क्या की होगी, लीगल इंटेंशन होगी। पर अभी तो भाई कोई यहाँ पर लीगल इंटेंशन नहीं। डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये वाले जो होते हैं ना, इनमें कभी भी एनफोर्सेबिलिटी जो है वो नहीं होती। इसमें इच्छा वैसी नहीं होती है कि भैया अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया तो हम केस कर देंगे एंड ऑल दैट। क्लियर है? ठीक है। तो हाँ, यही अंतर होता है, ठीक है ना। देखो अगर मान लो कि हम बात करें अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो मेन ये है, हम लोग पूरे कानून में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट में अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वैलिड ही नहीं होगा। इसलिए हमने बोला कि यार, और फिर हमने बोला यार ये डोमेस्टिक लेवल पर भी करते हैं, तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, वो डोमेस्टिक लेवल पर जो भी कर रहे हैं ना उसको अपन लोग बोल देते हैं क्या, अग्रीमेंट। आ रहा है समझ? फिर अगर वो लीगल इंटेंशन है तो फिर वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अग्रीमेंट सिर्फ इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। तुम ऐसे समझो कि दो लोग कोई भी बातचीत अगर तय कर ले रहे हैं कि तुम ये करना तो हम ये करेंगे, और अगर वो एनफोर्सेबल नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है, तो फिर वो सिर्फ क्या कहलाया, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को लेकर के कानून में कुछ डिफाइंड नहीं है कि अग्रीमेंट का क्या होगा, कैसे होगा। सारा जो कानून बना है वो किस चीज़ को लेकर के बना है, कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग अग्रीमेंट क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये समझना है कि भैया क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना या ये नहीं बना। तो जो भी अनएनफोर्सेबल वाले रहेंगे उनको हम आमतौर पर क्या क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? लेकिन वो अग्रीमेंट ही है जिनमें से कुछ क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तुम ऐसे समझो, ठीक है, कि ये सारे अग्रीमेंट्स हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पूरे के पूरे क्या हैं, अग्रीमेंट। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हैं, पर सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आया ही समझ में, है ना। इसको मैथमेटिकली अपन लोग करते हैं, वैसे आएगा आगे, लेकिन ठीक है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और इसमें कुछ ना कुछ लेन देन की बात होगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कंसिडरेशन। जो भी चीज़ों के लेन देन की बात हो रही है वो क्या है, कंसिडरेशन। इससे बनता है आपका अग्रीमेंट। और अगर इस ऑफर और एक्सेप्टेंस में, है ना, कंसिडरेशन तो है, हम लोग एनफोर्सेबिलिटी और जोड़ दें,
तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में डिफाइंड है ना, वो डिफाइंड भी कैसे है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो सारे अग्रीमेंट जो कि एनफोर्स किए जा सकते हैं कानून के द्वारा, वो सारे अग्रीमेंट्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो अब देखो ऊपर क्या है, वॉइडेबल अग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें कि एक पार्टी अग्रीमेंट को क्या कर सकती है? कैंसिल। ये नोट वोट तो नहीं करना है ना? वॉइडेबल क्या होता है? जो कैंसिलेबल होता है। जब भी अगर मान लो फोर्स करके किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो जिस पार्टी के ऊपर फोर्स किया गया है उसके पास पूरा मौका रहता है कि वो कैंसिल कर ले कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर है ना? अच्छा, वॉइड का मतलब क्या होता है? कोई भी वॉइड का मतलब क्या है कि वो इनवैलिड है। अब अगर शुरुआत से है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, तो एनफोर्सेबिलिटी नहीं है उसमें। दूसरा क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि बना और फिर कैंसिल हो गया, तो जैसे ही कैंसिल होता है एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाती है। वॉइडेबल के साथ क्या होता है? तो अभी वैलिड है वो, समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। तो जो हो गया है कैंसिल, इनवैलिड, वो हो गया वॉइड। जो हो सकता है वो क्या कहलाया? वॉइड। आया समझ में? है ना? तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सेबल एट ऑल। तो वॉइड का मतलब ही क्या है? इनवैलिड। ये नोट कर लिया था बेटा आप लोगों ने? ये हो गया? ठीक है ना? तो देखो, है ना, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट है एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट समझ रहे हो? ऑफर और एक्सेप्टेंस। एनफोर्सेबिलिटी समझ रहे हो कि आप फोर्स कर सकते हो सामने वाले को कि नहीं भाई निभा। क्लियर है ना? तो अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड यूज होता है, क्या? लीगली डिफाइंड है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस है, अग्रीमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरचेंजेबली हम इनको यूज कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। अगर अपन एकदम लीगली बात करें तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। आ रहा है समझ? बाकी कानून में जो है ना वो ये अग्रीमेंट वर्ड डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस डिफाइंड है। ठीक है ना? देखो, तो ये नॉर्मली अपन लोग देखें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। पहले प्रॉमिस देखते हैं। तो व्हेन अ पर्सन, जिसको प्रपोजल किया गया है, देखो ऑफर क्या है? प्रपोजल। पर्यायवाची शब्द सारे तुमको बनने चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? कई कई मीनिंग होते हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो टफ भी होते हैं, लेकिन उससे फेमिलियरिटी लेकर के आनी पड़ेगी अपने, है ना? ऑफर एक्सेप्टेंस बोल लो या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बोल लो। ठीक है ना? तो हम अग्रीमेंट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑफर या प्रपोजल।
ठीक है। ठीक, तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, है ना, जिस पर्सन को हमने क्या किया, ऑफर दिया, उसने एसेंट दे दी। एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस दे दी। तो हम बोलेंगे कि भाई देखो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि भैया ये तो प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया? प्रॉमिस। क्लियर है ना? अच्छा, जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ए अपना फ्रिज बेच रहा है, तो ए वादा कर रहा है मैं तेरे को फ्रिज दे दूंगा, बी वादा कर रहा है कि भैया मैं तेरे को 5,000 रुपये दे दूंगा। तो ये एक सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया। आ रहा है समझ में? तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, जिसमें कि ये एक तरफ से ये पैसे आ रहे हैं, एक तरफ से ये फ्रिज जा रहा है, तो ये फ्रिज और पैसे को क्या बोला जाएगा बेटा? इसको बोला जाएगा कंसिडरेशन। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती हैं। ये जो कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ये क्या है? कंसिडरेशन। क्लियर है ये? ठीक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है ना? एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस दैट आर सपोर्टेड बाय म्यूचुअल कंसिडरेशन। याद रखना, हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साइड कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, तो उसी को अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है? जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? तो ये देखो, इसमें इसलिए ये लिखा हो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। Therefore, an agreement is formed when one party makes a proposal and the other party accepts. फॉर्मूला क्या है एग्रीमेंट के लिए? अग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर यानी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। और इसी में क्या जुड़ जाता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट अपन बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? देखो, ये देखो, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑफर, है ना, या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। समझे बेटा? है ना? ये ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन से क्या बन रहा है? अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। इसलिए हम लोग कानून में किसकी बात करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की। क्लियर है? अग्रीमेंट वर्ड हम लोग नॉर्मली कम यूज़ करते हैं। जिसकी भी एनफोर्सेबिलिटी में थोड़ा बहुत भी इशू रहता है तो हम लोग उसको सिर्फ अग्रीमेंट बोल रहे होते हैं। क्लियर है? बाकी पूरे कॉन्ट्रैक्ट तक के दौरान अपन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहेंगे। क्लियर है ना? तो एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो सिर्फ तभी बनता है जब वो लीगली एनफोर्सेबल हो। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि अगर आपने नहीं निभाया तो सामने वाली पार्टी आप पे केस कर सकती है और आपको फिर कटघरे में खड़ा करवाया जा सकता है कि नहीं भैया आपने क्यों नहीं निभाया, आपको निभाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये हमारी सोसाइटी के रूल्स हैं, ये कानून बन गया है। नहीं तो फिर अब इस आपके नहीं निभाने के चक्कर में सामने वाले को नुकसान हो तो वो भरना, तो वो भी अलग चैप्टर में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखो, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज। इट कैन बी मनी, गुड्स, सर्विसेज। समझ रहे? कुछ नहीं करने का भी हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं है मैं कोई प्रोडक्ट बेचूं। मान लो मैं बोलूं कि भाई
तुम मूवी देखने जाते हो तो सामने वाला तुमसे पैसे ले रहा है कंसिडरेशन में, तो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? मूवी दिखा रहा है, तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट है, वो क्या है? वो भी एक कंसिडरेशन। इवन कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है कि भाई तुम मुझे पैसे दो, मैं ये नहीं करूँगा। मान लो मैं बोलूँ मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, तुम 3 महीने मूवी मत देखना। तुम्हारा मूवी नहीं देखना 3 महीने भी क्या है? कंसिडरेशन। वैलिड है क्या? हाँ ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट इज दस एन अग्रीमेंट विच द लॉ रिकॉग्नाइजेज एंड एनफोर्सेस। सेक्शन 2H requires an agreement to be capable of being enforced by law before it is called a contract. Clear है ना? तो agreement to be capable of being enforced by law. A agrees with B to sell his car for rupees 2 lakhs, है ना? तो ये एक agreement हो गया। तो A की obligation क्या है? Deliver the car to B. Right of B क्या है? Receive the car on payment of rupees 2 lakhs. Obligation of B, pay rupees 2 lakhs. Rights of A, receive rupees 2 lakhs. Because both parties have mutual rights and obligation, and these can be enforced by law, this is a valid contract. Clear है? समझ गए नहीं? है ना? Example 2. A father promises his son to pay him 500 pocket allowance every month. Later, मतलब पापा ने बोला कि 500 रुपये देंगे हर महीने, बाद में पापा मुकर गए। आ रहा है समझ में? अब बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? क्यों? सोशल है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होंगे। सन कैन नॉट टेक हिज फादर टू कोर्ट टू एनफोर्स दिस प्रॉमिस, दस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? An obligation to maintain wife and children, or an order of a court of law. Such obligation arise by status, not by contract. देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट करने से ऑब्लिगेशन आती है? क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो जिम्मेदारी आती है? आती है ना? ठीक है, क्या सारी जिम्मेदारियां कॉन्ट्रैक्ट से ही आती है? नहीं, तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं होता। मैं अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ, किस कारण से? क्या मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया? उसकी ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर। भाई मेरे बीवी बच्चे इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूँ ना। आ रहा है समझ में? ये कौन सी वाली ऑब्लिगेशन कहलाई? ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर, जिम्मेदारी है मेरी। क्यों? क्योंकि मैं इस स्थिति में हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो बच्चे जो हैं वो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। बट इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि चलो बच्चों अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अभी हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, फिर तुम हमारा ध्यान रखना है। ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको भी हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। यार है समझ में? ठीक है, ये सिर्फ स्टेटस है कि भाई मैं पेरेंट हूँ तो मैं ध्यान रखूँगा। ये क्लियर है? कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं यार ये काम तुमको करना पड़ेगा, तो वो काम करना पड़ेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर कैसे? मैंने तुम्हारे साथ डिसाइड किया क्या कि जैसे मान लो मैं तुम्हारे साथ डिसाइड कर रहा हूँ मैं तुमको पढ़ाऊँ। ये वाली ऑब्लिगेशन कैसी है? कॉन्ट्रैक्चुअल। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर ऑब्लिगेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऑब्लिगेशंस की बात करने वाले हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट वाली। हम उन सारी ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे जो किससे अराइज हो रही है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट से। क्या है क्लियर? तो हम कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाली सारी ऑब्लिगेशंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करेंगे। एक और सवाल जो एग्जाम में आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट ऑब्लिगेशंस बट ऑल ऑब्लिगेशंस आर नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आपको स्टेटस ऑब्लिगेशंस को भी डिस्कस करना पड़ेगा। पेरेंटल ऑब्लिगेशन क्या हो गई? स्टेटस ऑब्लिगेशन। क्लियर है? तो दे डू नॉट फॉल अंडर Indian Contract Act, hence they are outside the scope of contract law. ठीक है? तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से बनता ही, और ये अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। क्लियर है? ये क्लियर है बेटा?
है ना। अब फिर एक सेकंड, हाँ हाँ, तो इसका स्कोप क्या है, वाइडर है। किसका, अग्रीमेंट का, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, अग्रीमेंट। कुछ ही अग्रीमेंट उनमें से क्या बन पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए ये नैरोअर टर्म है। कुछ अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सारे अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट है। तो अग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही हो सकते हैं। तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है, अग्रीमेंट। नैरोअर कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन किससे क्रिएट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट से। ऑलवेज क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, है ना। लेकिन अग्रीमेंट में मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का एक बार देखो फटाफट से, एक बार नोट्स रीड करो, ठीक है। कौन सा बेटा, इन्यूमरेबल। और वो ये कह रहे हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है कि देखो आप दिन भर में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इन्यूमरेबल मतलब गिन भी नहीं सकते अपन, इतने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो फिर आज इतना ही करें, बाकी कल कवर करें, है ना। एसेंशियल्स रीड करके आना आप लोग एक बार पूरे, कल मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है।